चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों को आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? ठीक, जैसा कि आप लोग समझिए, आज जो क्लास है इसके पहले आप लोगों को एथिक्स पढ़ाई गई थी। आज की क्लास में आप लोगों को जो यूपीपीसीएस में दो ऑप्शनल वैकल्पिक विषय हटाए गए हैं। वैकल्पिक विषय के जगह पे अब आप दो क्वेश्चन जीएस के और दो पेपर जोड़ दिए गए हैं। दो पेपर जीएस के बढ़ गए हैं। ठीक, उसके बारे में बताया जाएगा। उससे संबंधित जो सिलेबस है उस पर आज उस पर क्लास ली जाएगी। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले समझिए, जो मेंस होता है, मेंस जो एग्ज़ाम होते हैं पीसीएस के, अगर यूपी पीसीएस में बदलाव देखा जाए हुआ है। मेंस पेपर में आप देखिए, आप अच्छा मेंस पेपर में कितने पेपर होते हैं कोई बताएगा? मेंस में कितने पेपर होते हैं? ठीक, नहीं, अब देखिए, आप लोग मेंस में आपको जब मेंस देने जाएंगे तो आप लोगों को 8 पेपर मिलेंगे। कितने पेपर मिलेंगे? 8 पेपर। टोटल 8 पेपर देने होंगे। 8 पेपर होंगे। 8 पेपर में जैसे एक का नाम होगा हिंदी का। हिंदी का देंगे आप। हिंदी का पेपर जो होगा ये 150 मार्क्स का होगा, 150 नंबर का होगा। ठीक, नोट करते आइएगा। इसके अलावा जो है दूसरा पेपर देंगे आप लोग एसए का, निबंध का। एसए का भी कितने का होगा? 150 का। 150 मार्क्स का जो है एसए होगा, 150 मार्क्स का हिंदी होगा। इसके बाद जो होता है जीएस, फर्स्ट पेपर होंगे 200 नंबर के, 200 के। इसके बाद जीएस सेकंड होता है 200 का। इसके बाद जीएस थर्ड होगा कितने का? 200 का। इसके बाद जीएस फोर्थ होगा कितने का? 200। इतना सबको समझ में आ रहा है? ठीक, इसके बाद क्या रहता है? इसके पहले क्या रहता था? इसके जस्ट बाद जो होते थे वैकल्पिक विषय होते थे। क्या होते थे? वैकल्पिक विषय रहते थे। कौन से विषय रहते थे? वैकल्पिक, ऑप्शनल जिसे बोलते हैं। ऑप्शनल के 2 पेपर हुआ करते थे। ठीक, इस बार परिवर्तन कर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शनल हटा दिया गया है। अब यूपीपीसीएस में ऑप्शनल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके क्या होंगे? जीएस 5th हो गए 200 नंबर के, और एक पेपर और हो गया जिसका नाम जीएस 6 है। ठीक, वो भी 200 नंबर के। टोटल कितना नंबर हो गया? 1500, 1500 हो गया। देखिए टोटल कितने का हो गया? इतना सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इसमें क्या होता था पहले, इसके पहले अगर कोई तैयारी करता सिविल की ये, और इसके बाद अगर इंटरव्यू होता था, इसके बाद क्या होता है? अगला स्टेप में इंटरव्यू जब होगा तो 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होगा इंटरव्यू? 100। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। ये प्रोसेस है पीसीएस मेंस का, और प्लस इंटरव्यू। ये जो परिवर्तन आया है, ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, पेपर जो 5th जीएस पेपर 5th जीएस पेपर 6 जो आए, ये दोनों आए हैं, इसमें क्या हो गया? उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा आयोग क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के बाद आप जब डीएम एसडीएम बन जाएंगे, एसडीएम बनेंगे आप, या डीएसपी बने पीसीएस के थ्रू, आप जब एसडीएम बन गए तो आप उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में काम करेंगे। आप लोग उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश को ही नहीं समझे रहेंगे तो आप काम कैसे कर पाएंगे? काम कैसे कर पाएंगे? समझना पड़ेगा नहीं उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है, पूर्वांचल, ये अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या है? अलग है। अलग की भौगोलिक स्थिति से उत्तर प्रदेश का हिस्सा दोनों है, लेकिन देखा जाए सांस्कृतिक कल्चर, सामाजिक कल्चर, भौगोलिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य में बहुत बदलाव देखने को मिलता है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसके बाद अगर बात करते हैं, आज जैसे कैसे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप लोग देखते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों में अंतर क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश कहीं कहीं अभी पिछड़ा हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश थोड़ा उसके सापेक्ष में आर्थिक रूप से संपन्न है। ठीक, कारण क्या है इसको देखना पड़ेगा। वहीं पे आप चले जाएंगे बुंदेलखंड का इलाका जो है, ठीक, बुंदेलखंड का इलाका जैसे ललितपुर है, झांसी हुआ, इन सब जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, इन सब इनकी अलग स्थिति है।
ये सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, इनकी अपनी स्थिति है, वहाँ पे अलग अलग है। तो अब जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि आपसे आप जो GS 5th और GS 6 जो पेपर है इसमें यही सब क्वेश्चन बनेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो सूखा प्रवण क्षेत्र है, जहाँ सूखा है, वहाँ उनका विकास करने के लिए जैसे आपसे बना दिया गया कि आप अगर कहीं पे मान लीजिए आप लोग कहीं SDM हैं और आप लोगों मीटिंग हो रही है और मीटिंग में मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं कि आपको अगर विकास करना है ऐसे क्षेत्र का जो क्या है सूखाग्रसित हैं, उसमें आप कौन सी योजनाएं, आप सुझाव मांगा जाए कि कौन सी योजनाएं चलाया जाए जिससे वहाँ के लोगों को प्रॉफिट हो, तो आप कौन सी इंडस्ट्री की बात करेंगे बताइए, बताइए। सिंचाई की सुविधा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन समझिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन लिया जाए कि आप एज SDM किसी क्षेत्र में हैं जहाँ पे सूखाग्रसित क्षेत्र हैं, वहाँ पे SDM हैं, आपसे कहा जाए कि आप कोई ऐसा सुझाव दीजिए जिससे आपके यहाँ जो एरिया है उस एरिया में जो सूखा है उससे हम लोग क्या करें, बाहर निकल सकें। क्या निकल सकें बाहर, और साथ साथ में बाहर निकलना तो अलग बात है, वो तो निकलेंगे धीमे धीमे प्रोसेस आप बताएंगे, लेकिन ये बताइए वहाँ के लोग कौन सा व्यवसाय करें, कौन सा एग्रीकल्चर करें जिससे उन लोगों की वहाँ पे संपन्नता, आर्थिक संपन्नता आ जाए, बताइए। आप बताइए वहाँ पे, हाँ कुक्कुट पालन कोई बता रहा है, कुक्कुट पालन खोलना चाहिए। अब हम वहाँ पे ऐसे जहाँ पे सूखा है, जहाँ सूखा, अगर ऐसे क्षेत्रों का विकास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे उद्योग लगाने पड़ेंगे जिनको पानी कम चाहिए, जैसे हाँ मोटे अनाज बोइए, कि एग्रीकल्चर से मोटे अनाज बोइए, बहुत अच्छी बात। इसके अलावा आप लोग बताइए, इसके अलावा आप लोग बताएंगे कि जो दूसरा पहलू है वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, अगर मोबाइल बनाना है तो मोबाइल बनाने वाली उद्योगों के लिए पानी की ज़रूरत है नहीं, इसके लिए तो पानी चाहिए ही नहीं। और इसके पार्ट्स इतने हल्के होते हैं, इस मोबाइल हुआ या आप जो है कंप्यूटर हुआ, इसके असेंबल करने वाले पार्ट बहुत हल्के होते हैं, दूर से ला के भी उसको यहाँ असेंबल आसानी से किया जा सकता है। इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और स्थानीय लोगों का विकास करने के लिए, विकास की बात, स्थानीय लोगों को विकास करना वहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप कह सकते हैं कुक्कुट पालन खोलिए, डेयरी फार्मिंग करिए, सोलर पैनल, वेरी गुड, कि सूखा प्रवण क्षेत्र है वहाँ पे आप क्या कर लीजिए, अपने खेतों में सोलर पैनल लगा के बिजली का उत्पादन करिए, सरकार को बेचिए, प्राइवेट इंडस्ट्रियों को दीजिए, बहुत सही अच्छा उपाय है। इन सब के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वहाँ विकास कर सकते हैं। वहीं पर आप देखते हैं कितना बदलाव है पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पड़ता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए पूर्वांचल का दौर कहाँ से शुरू होता है, तो आप बाराबंकी जिला नाम सुने हैं, बाराबंकी लखनऊ से आगे बाराबंकी पड़ेगा, तब बाराबंकी को पूर्वांचल का द्वार बोलते हैं। ये जो बाराबंकी है, अगर बाराबंकी के बाद इधर देखते हैं गोरखपुर में, आप पूर्वांचल में देखते हैं गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, गोरखपुर। और वहीं पे देखते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है आप मथुरा जो होता है वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। ठीक, उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग इलाकों की स्थितियाँ अलग अलग हैं। इससे निपटने के लिए, इसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश में अगर विकास करना चाहता है, हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास किया जाए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में सही समझ होनी चाहिए। ये देखा जा रहा था, ये रिपोर्ट में देखा जा रहा था, ये नहीं हो पा रहा था, इसीलिए क्या किया गया, ऑप्शनल पेपर को हटाया गया और कहा गया उत्तर प्रदेश से संबंधित 2 पेपर, अब 400 नंबर के आएंगे उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश इसका से नॉलेज अभी तक उसका रोल नहीं था, अभी तक आप लोग पीसीएस अगर देते हैं तो प्री में उसके क्वेश्चन 4 से 5, 6 से 7 नंबर के मतलब क्वेश्चन आते थे, 7-8 क्वेश्चन खाली आते थे उत्तर प्रदेश प्री में, और वो भी फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते थे कि लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का, ठीक, या साक्षरता दर कितना है, किस जिले में अधिक है, ये सब क्वेश्चन बनते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये जो परिवर्तन होने से आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है विश्लेषण करके पढ़ना पड़ेगा किसी चीज़ को, समझ में आ रहा है। और आप इस सबको पढ़ने से पहले आपको समझना, पहले क्या था ना, पहले किसी बच्चे को अगर वो लेना था, सिलेक्शन लेना था, यहाँ जो ऑप्शनल था वैकल्पिक विषय में अच्छे लोग स्कोर कर लेते थे, वैकल्पिक विषय में आप अच्छा स्कोर कर लेते थे, और इथिक्स पेपर में
इन सब के माध्यम से आपका सिलेक्शन, ये जो जीएस फर्स्ट होता है, जीएस सेकंड होता है, जीएस थर्ड होता है, इसमें लगभग सबका कॉमन नंबर आता है, किसी का 2-4 नंबर आगे पीछे होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। ऑप्शनल जो होता था ना, अलग अलग सब्जेक्ट होते थे, उसका चेक करने वाले कॉपी अलग अलग लोग होते थे, उनका अलग अलग दृष्टिकोण होता था, इसलिए नंबर अलग अलग आ जाते थे, वही डिसाइड करते थे लोग, इसीलिए अपने ऑप्शनल पे ज़्यादा मेहनत करते थे। लेकिन अब आपको पूरा चेंज हो गया, और नए बच्चे आप लोग हैं, आपके के लिए बहुत बेहतर हो गया। जो पुराने लोग थे वो यही ऑप्शनल बढ़िया तैयार किए थे, इसी पे हमेशा अपना जो है इनका मेंस का नंबर अच्छा खासा बन जाता था। जैसे इधर जीएस यूएस पेपर में 95 नंबर 100 नंबर जिसका आ जाता बढ़िया नंबर माना जाता है, 50% के आसपास। लेकिन जो ऑप्शनल होता था यहाँ पे लोग 65 से 70% आ देते थे, वहाँ बढ़त बनाते थे। लेकिन अब यह हट गया, ऑप्शनल वैकल्पिक भी से हट गया। अब जीएस 5th जीएस 6 जो 2 पेपर आए गए, दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, दोनों उत्तर प्रदेश। अब अच्छे से उत्तर प्रदेश पढ़ना पड़ेगा। आप लोग नए हैं, सब लोग बराबर हो गए, अब लगभग सभी लोग बराबर हो गए हैं, आप लोगों नए बच्चों के लिए फ़ायदा है, ठीक। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं तो अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जीएस जो 5th पेपर है और जीएस जो 6th पेपर, इसका सिलेबस क्या है, इसका क्या है सिलेबस क्या है। अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता रहेगा तो आप कैसे समझ पाएंगे क्या पढ़ना क्या छोड़ना, क्योंकि अभी नया सिलेबस जारी हुआ है, तो सभी लोग सिलेबस लिखिए इसका, ठीक। इसमें थोड़ा इंक भी डाल दीजिए, सिलेबस लिखिए, आप डालिए समान अध्ययन। अच्छा ऐसे बताइए, आप लोगों को पता ना कि जीएस फर्स्ट पेपर में क्या आता है। अगर जीएस फर्स्ट पेपर है, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, इसमें आता है हिस्ट्री, हाँ वेरी गुड, इतिहास और भूगोल। इसमें क्या आता है सेकंड पेपर में, नहीं संविधान आता, इंटरनेशनल रिलेशनशिप IR, ठीक। इसके अलावा जो है थर्ड पेपर में आता है इकोनॉमिक्स साइंस, इकोनॉमिक्स और साइंस। अब जो फोर्थ पेपर होता है, इसमें क्या आता है, फोर्थ पेपर में इथिक्स होता है, एथिक्स नीति शास्त्र, बोलिए रिटर्न, सब एकदम सब पेपर रिटर्न होंगे यहाँ पे। मेंस रिटर्न होता है, मेंस की बात हो रही है, अब यही मेंस में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो लिखिए पहला आप लोग ऐसे डालिएगा समान अध्ययन, कौन सा पेपर 5th पेपर, इसका सिलेबस क्या क्या है उसको लिखिए। पहला उत्तर प्रदेश का इतिहास, आप लोगों को उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, दीजिए उत्तर प्रदेश का क्या पढ़ना पड़ेगा, इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास, चल नहीं रहा भैया, उत्तर प्रदेश का इतिहास, इसको सही करिए, है लिखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास कामा सभ्यता संस्कृति प्राचीन नगर, लिखते जाइएगा पूरा सिलेबस। ये सब आप लोगों के लिए नया है, चाबी वहाँ से निकाल के लाइए स्कूटी में से और लेते आइए मारकर। इसके बाद जो है प्राचीन नगर वास्तुकला, ठीक, क्या क्या लिख लिए आप लोग, सभ्यता संस्कृति प्राचीन नगर, ठीक है। वास्तुकला, अभिलेखागार, पुरातत्व, अभिलेखागार, पुरातत्व, ये सब पढ़ना है, सिलेबस है, आयोग ने जारी किया। अगला लिखिए, अगला लिखिए स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में, हाँ इसी में, इसी का भी सिलेबस है। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में, स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में, यूपी का योगदान और स्वतंत्रता सेनानियों का व्यक्तित्व, और स्वतंत्रता सेनानियों का व्यक्तित्व, और स्वतंत्रता सेनानियों का व्यक्तित्व।
आगे लिखिए, सामाजिक संरचना, अगला पॉइंट आगे से एक पॉइंट डाल के आगे देखिए, सामाजिक संरचना, त्यौहार, मेले, ये सब टॉपिक हैं आपके। अब मेले, लोक नृत्य कामा भाषा, पर्यटन आदि। जैसे इसमें क्वेश्चन बनेगा पर्यटन, जैसे ऐसे मेंस में क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा समझिए। जैसे पर्यटन है, टॉपिक दिया है तो क्वेश्चन बनाएगा उत्तर प्रदेश में पर्यटन की कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं, या कह सकता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन जो है, जो पर्यटन सेवा क्षेत्र में आएगा, इसका क्या योगदान है, समझ में आ रहा है? इसका क्या योगदान होगा, कैसे हम क्या करें कि पर्यटन में प्लस कैसे हम इसे बढ़ावा और दे सकते हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, आप देखेंगे यहाँ पे धार्मिक पर्यटन क्षेत्र ज़्यादा है, जैसे प्राचीन नगरी बनारस, अयोध्या, इसके बाद आप देख प्रयागराज, ये जितने भी क्षेत्र हैं, मथुरा, ठीक देख रहे हैं, ये सब पर्यटन के उद्योग, कुशीनगर, इन सबको बढ़ावा दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है? अब जब हमारे पास पर्यटक आएंगे, घूमेंगे, तो कहीं न कहीं खर्च करेंगे हमारी अर्थव्यवस्था में, तो हमारे यहाँ के जो लोग हमारे क्षेत्र में खर्च करेंगे, जो दुकानदार होंगे, जो लोग कहीं रिक्शा चलाने वाला, तो कहीं होटल वाला, सबको प्रॉफिट होगा नहीं होगा? ये भी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। तो पूछेगा कैसे किया जा सकता है, कैसे संभावनाएं हैं, ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है। इसके अलावा आप अभी देखे हैं बिलास क्रूज नाम की जो है, आप देखे हैं बिलास क्रूज चलाया गया है बनारस से लेकर आप देखें डिब्रूगढ़ तक, ठीक। तो ऐसे हमारे पास नदियाँ, सदावाहिनी नदियाँ ऐसी हैं कि हम वहाँ के नदियों के किनारे बोटिंग के लिए बोटिंग करवा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, कि लोगों को बोट पे घुमाना, इससे भी पर्यटन बढ़ेगा। सदावाहिनी नदी हमारे पास है, ठीक। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ हैं जिसको हम पर्यटन के रूप में बदल सकते हैं। बहुत सारे संसाधन हमारे पास हैं, बहुत फॉरेस्ट हैं, ठीक। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आगे भी लिखिए इसी पेपर, राजव्यवस्था, लोक सेवाएं, शहरी एवं पंचायती राज, भूमि सुधार, कामा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, योजनाएं आदि, ये सब पढ़ना है आपको इसी पेपर में। बस इतना इसका सिलेबस है। 5th पेपर का सिलेबस आपको जीएस का पता चल गया ना, इतना टॉपिक पढ़ना आपको, ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब आप लिखें समान अध्ययन 6th पेपर 200 नंबर का होता है। इसका जो अब पहली बार होगा, इसका सिलेबस क्या है देखिए, लिखिए उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य का मतलब जानते हैं, इसमें बजट के बारे में पढ़ना होगा, उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट लॉन्च हुआ है, ठीक, उसके बारे में पढ़ना होगा, आर्थिक समीक्षा के बारे में पढ़ के जाना होगा, उससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। फिर लिखिए व्यापार परिदृश्य का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, निवेश को, आगे लिखिए निवेश को प्रोत्साहन आदि। अच्छा बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन बना देगा उत्तर प्रदेश में, जैसे आपसे बनाया जाएगा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में निवेश को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, आप लोग बताइए
क्वेश्चन बन जाए उत्तर प्रदेश में निवेश, निवेश का मतलब जान रहे हैं ना, कोई आके यहाँ पर पैसा लगाए, इंडस्ट्री लगाए, ठीक, तरह तरह की इंडस्ट्री खोले, समझ में आ रहा है, या सर्विस सेक्टर से संबंधित इन्वेस्ट करे, तो कैसे कोई लगाना चाहेगा? आप पैसा कहाँ लगाना चाहेंगे? अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए जब आप मेंस लिखने जाएंगी तो समझिए आप लोग, अभी तो आप लोगों को नहीं पता है, एक दिन में 2 पेपर होगा। ये सुबह हो गया अगर 9:30 से लेके 12:30 तक, तो शाम को ये होगा 2 से 5 के बीच में। ये अगर सुबह हुआ पाली में, तो कब होगा? इवनिंग पाली में। एक दिन में कितने देना पेपर? 2। एक पेपर में कितने? लगभग 2, मिनिमम 2 सब्जेक्ट हैं, तो एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट का पेपर लिख के आएंगे। तो आप जानते हैं एक दिन में तो आप रिवीजन कर नहीं पाएंगे उतना, तो इससे पता चलता है कि आपको इसीलिए ऐसा बनाया गया, ऐसा नहीं बना दिया गया कि एक दिन पेपर दीजिए फिर उसके बाद 4 दिन बाद पेपर होगा, ऐसा भी किया जा सकता था। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है ताकि रट्टू बच्चे ना आ जाए कि रात भर रटे फिर आके पेपर दे दें, ठीक। यहाँ देखा जाता है कि आपका दिमाग कितना विकसित हुआ है, इसीलिए ऐसा पेपर कराया जाता है कि सभी लोग कॉमन हो जाए, क्योंकि कोई रिवीजन नहीं कर पाएगा। जिसका बौद्धिक क्षमता बढ़िया रहेगा, जिसको अपने से लेखन शैली डेवलप हो गई, किसी चीज़ को ना जानते हुए भी उसमें बेहतर लिख लेना, कम कंटेंट को भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर देना, या अपने से हैंडलिंग पावर हो, बिना पढ़े हुए कुछ चीज़ों को समझने की क्षमता हो, जिससे क्वेश्चन बने, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? क्वेश्चन का आंसर दे ले, वही व्यक्ति अच्छे से मेंस में नंबर ला सकता है। क्योंकि देख रहे हैं पेपर का ऐसा प्रारूप नहीं है, आप रात में जाएंगे थके रहेंगे, इतना आप कितना 3-6 घंटा लिख के जाएंगे, 6 घंटे लिखने के बाद आप थकान हो जाएगी, सोएंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर सुबह जाना है, और दोपहर में फिर नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद शाम को लिखना है। ऐसा प्रक्रिया 7 दिन के अंदर ये पूरा ख़त्म करा दिया जाएगा, ठीक। तो आपका मतलब इस पीरियड में आप समझ कैसा इसका नेचर पढ़िए PCS या UPSC का, ये देखना चाहता है कि माइंड कितना ग्रोथ हुआ किसी बच्चे का। अब जैसे पूछा जाए, अब ऐसे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निवेश को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, या उत्तर प्रदेश में निवेश में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, क्यों निवेश उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा है, क्या समस्याएं हैं? आप निवेश कहाँ पैसा लगाना चाहेंगे? जहाँ क्या हो? सुरक्षा। तो पहली बात डालिए कि उत्तर प्रदेश में अगर निवेश चाहिए तो हमें लोग क्या करना पड़ेगा? सुरक्षा जो है इसको और बेहतर करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? सुरक्षा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ आप बताइए, सुरक्षा तो बढ़ेगा, राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, क्योंकि कोई वही इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर मान लीजिए हम कहें हमारे पास पैसा दो, कल हम चले गए, दूसरा कोई आकर हमें अब दीजिए, वो राहुल सर नहीं अब चले गए, तो आपको विश्वास डेवलप नहीं होगा, क्योंकि उसकी नीतियाँ अलग हो जाएंगी, जो दूसरा आएगा वो अपने हिसाब से बात करेगा, समझ में आ रहा ना? इसलिए ऐसे देश में अगर राज्य में बात किया जाए, राजनीतिक स्थिरता नहीं रहेगी, सरकारें अस्थिर रहेंगी और कम समय पे हट जाएंगी, तो क्या होगा? कोई भी एक प्रॉपर पॉलिसी सामने नहीं आ पाएगी, कोई नीति सामने एक नहीं आ पाएगी। जितनी सरकारें आएंगी कम समय पे अपनी सबका अलग अलग विचारधाराएं होती है, अलग अलग पॉलिसी लेके आएंगी, तो जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो समझ ही नहीं पाएगा कि अब पॉलिसी डेली चेंज होगा, उसके लिए काम करना कठिन हो जाएगा। तीसरा, ऊर्जा की उपलब्धता, हमें ऊर्जा उपलब्ध कराना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, बिजली प्रॉपर हो, समझ में आ रहा है? क्योंकि कोई भी उद्योग तभी डेवलप होगा जब वहाँ पे क्या हो? एनर्जी। इसके बाद आधारभूत संरचना डेवलप करना पड़ेगा, आधारभूत परिवहन का साधन नहीं रहेंगे तो कोई उद्योग पनप पाएगा नहीं, इन सब पे। तो आप देख रहे हैं, अगर हमें निवेश, कोई पूछे निवेश कैसे बढ़ेगा, इन सब पे काम करना पड़ेगा। क्या समस्या? यही समस्या भी है, जहाँ कोई पूछे समस्या क्या निवेश में, यही से समस्या दिखा दीजिए। लाल फीताशाही जो है इसको कम करना पड़ेगा। लाल फीताशाही मतलब जिसे प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, जो अगर बात करें कि आप उद्योग लगाने जो जाते हैं, जो निवेशक आते हैं, उन्हें इतना दौड़ा देते हैं, ये कागज़ बनाइए, वो कागज़ बनाइए, ऐसा करिए, उनके अंदर से क्या हो जाता है, एक तरह से वो जो निवेश करने वाले होते हैं हतोत्साहित हो जाते हैं। जैसे आप कोई मतलब काम करने जाइए, आपको इतने कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़े तो क्या आप लोग काम करना लाइक करेंगे? नहीं, लगेगा यार बोझ, ठीक। इसको भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। हाँ, ये सभी बातों मिला के निवेश के प्रति उदारीकरण आप कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा? ऐसा देखिए, आप नहीं पढ़ें तब भी एक आपके अंदर अप्रोच डेवलप हो रही नहीं हो रही है, ऐसे लिखना होगा बना के, समझ में आ रहा है?
अभी शुरुआत है, अभी तो आप लोग तैयारी के प्रथम चरण में हैं, और जब आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए और अच्छा लेखन शैली आप करेंगे। ठीक, कठिन लग रहा है तो ऐसे कॉमन ही आप आंसर कर पाएंगे। ठीक, आगे लिखिए आप लोग। लोक कल्याणकारी योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं ऐसी योजनाएं जिससे लोगों का कल्याण हो, जैसे वृद्धा पेंशन योजना, कन्या सुमंगला योजना। ठीक, ये सब लिखिएगा मत, बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ठीक, किसान दुर्घटना योजना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। आगे लिखिए। आर्थिक सुधार, काबा लगा के लिखिए, आर्थिक सुधार। आगे लिखिए। नवीकरणीय योजना, नवीकरणीय योजना। और लिखिए कामा जनगणना, जनगणना भी पढ़ना होगा आपको, जनगणना भी पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद लिखिए कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण एवं फसलों का उत्पादन, कृषि का व्यवसायीकरण एवं फसलों का उत्पादन, कृषि की समस्याएं, फसलों का उत्पादन, कृषि की समस्याएं। जैसे क्वेश्चन हिटेड है, पूछेगा पक्का। उत्तर प्रदेश में कृषि, उत्तर प्रदेश अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश में एक कृषि प्रधान राज्य है कि नहीं है? और यहाँ समस्याएं क्या है? अच्छा बताओ, एग्रीकल्चर में क्या क्या समस्या बताइए। अगर पूछा जाए कृषि एग्रीकल्चर में समस्याएं क्या क्या, आप लोग क्या बता देंगे? अगर कहा जाए कि आप अभी नहीं पढ़े हैं, आप कॉमन सेंस बताइए आप लोग। उत्तर कृषि में हम कहें उत्तर प्रदेश की कृषि में क्या क्या समस्या है, आप अपने मन से आंसर लिखना हो तो क्या क्या लिख देंगे? कि यहाँ लोग परंपरागत कृषि करते हैं, ठीक, सिंचाई की असुविधा, वेरी गुड। और हाँ, मतलब उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग ना करना, और तकनीकी कृषि का, हाँ, तकनीक का अभाव, और छोटा आप कहेंगे खेत का आकार जो छोटा होना, जोत छोटा होना। इसके अलावा क्या बताएंगे आप लोग, बताइए। खुशी जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या, ये तो इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष कारण है। और हाँ, ये भी ले सकते हैं कि जैसे जो है अत्यधिक जनसंख्या होना, जन दबाव, जोत के खेत जो जोत है उस पर जन दबाव ज़्यादा है, और उर्वरक भूमि का अभाव है, ठीक। और ठीक है, अच्छा, ये भी ठीक है। और बताइए, कृषकों का क्या होना, कृषक जो होते हैं वो इमोशनल हुए, इमोशनल होना, भावनात्मक कृषि करना, कि पापा हमारे गेहूं बोते थे तो हम भी गेहूं बोएंगे, ठीक। इमोशन से एग्रीकल्चर जोड़ लेना, प्रॉफिट के लिए नहीं एग्रीकल्चर करना। समझ में आ रहा है? इसके अलावा आप लोग बताइए। पूंजी का अभाव, पूंजी का अभाव होता है नहीं किसानों के पास, अच्छी पूंजी नहीं हो पाना उनके पास। पूंजी नहीं मतलब उनके पास ऋण नहीं अच्छे से पर्याप्त मात्रा मिल पाता है, और क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा क्षेत्र है कि उसमें पूंजी चाहिए। जागरूकता का अभाव, शिक्षा का अभाव, ये सब आप लोग अभी तो कॉमन सेंस आप लोग एक नहीं लिख सकते हैं? कॉमन सेंस से आंसर एक आप प्रारूप बना सकते हैं, ठीक। अभी देखिए इतना कर लिया, तो ऐसे अगर नहीं, अगर आप जिस क्लास में बैठे हैं आप फिर अस्थाई माइंड से रहेंगे, अपने से नहीं सोचेंगे, फिर वही मेंस में यही दिक्कत आके खड़ी हो जाएगी, पेन नहीं चलेगी। आप अपने सोचा करिए, ठीक। चलिए आगे लिखिए। मत्स्य उद्यान, सिंचाई, बागवानी इत्यादि, बागवानी इत्यादि। भौगोलिक स्थितियाँ, अगला पॉइंट, भौगोलिक स्थितियाँ। यहाँ भौगोलिक स्थितियाँ पढ़नी पड़ेगी, कहाँ पठार है, कहाँ पर्वत है, कहाँ मैदान है, ठीक। वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं,
क्या क्या वहाँ की अगर उपयोगिता देखा जाए क्या है, आगे पढ़िए। प्राकृतिक संसाधन नदी, झील, झरने, सब आपको पर्वत, पठार, मैदान, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन, कहाँ पे खनिज संपदा है, कहाँ पे कौन सा उद्योग लगाया जाए बेहतर होगा, कौन से क्या होगा, सबकी एक अच्छा आपके पास पकड़ होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद लिखिए वन्यजीव अभ्यारण्य, परिवहन, पर्यावरण, प्रदूषण, विज्ञान एवं तकनीक आदि, विज्ञान एवं तकनीकी आदि। अब देखिए, आप दोनों पेपर में देखेंगे, जीएस अगर आप देख रहे हैं 5th और 6th, आप देख रहे हैं योजनाएं दिया कि नहीं दिया है, दोनों में योजनाओं को पढ़ना है। और पहली क्लास हम योजनाओं से ही शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को प्री भी आने वाला है। अब प्री में क्या होता है, योजनाएं पूछी जाती हैं, तो आपको आपको 3 जगह फ़ायदा होगा। योजनाओं का अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो योजनाओं पूछ लिया जाता है, मेंस में भी योजनाओं को पूछा जाता है, उसके बाद प्री में भी योजनाएं पूछी जाती है। तो पहले योजनाओं के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, स्कीम हम लोग शुरू करेंगे योजना। अब क्या देखिए, योजना कैसे पढ़ना है इसको हम बताएंगे आप लोगों को। और जीएस के पेपरों में अगर आपको पता रहेगा तो योजनाएं हर जगह पे अगर जहाँ पे सेट होंगी आप डाल देंगे, योजनाओं का नॉलेज रहेगा, तो जीएस के पेपरों में तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई पेपर है जीएस, इसीलिए उसका नाम रखा गया है, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं डाला जा रहा है इस पर विशेष रूप से। उसको बता देता है कि आप भूगोल क्वेश्चन बनते हैं इसमें पूछे जाएंगे, लेकिन अगर उसमें कहीं भूगोल है पूछा है और वहाँ पे पर्यावरण से संबंधित कोई नीतियाँ योजनाएं हैं और पोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप उसको डाल सकते हैं उस नीति योजना को। अच्छा देखिए, सरकार के ये प्रयास हैं, इससे हो सकता है हम पोल्यूशन से बाहर निकल सकते हैं, अच्छा इम्पैक्ट जाएगा नहीं आपकी कॉपी में। तो मतलब जीएस के क्वेश्चन जिनको आप करंट से जोड़ पाएँ जोड़िएगा। समझ में आ रहा, करंट का मतलब वही योजनाएँ, योजनाओं का नॉलेज होना चाहिए। हम लोग योजनाओं को शुरू करते हैं, तो पहली योजना डालिए मुख्यमंत्री सामूहिक विकास विवाह योजना। डालिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ठीक है, ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आप लोग समझ रहे हैं। इसमें ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। सामूहिक नाम से पता चल रहा है, सामूहिक विवाह पता चल रहा है ना। इसे अक्टूबर 2017 में चलाया गया था। इसको कब चलाया गया था, अक्टूबर 2017 में। ठीक, अब देखिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें देखिए, अब इस पर ध्यान दीजिए, अच्छे टॉपिक हैं, आपके बहुत काम आएंगे आप लोगों को। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इसको चलाता है, इसको संपादित करता है समाज कल्याण विभाग का नाम सुने होंगे। समाज कल्याण विभाग इसको क्या कराता है, संचालन इसका करता है। समझ में आ रहा ना। इसमें क्या होता है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो लोग कहा जाए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनका वार्षिक आय 2 लाख से क्या हो, कम हो, 2 लाख से कम हो, वो दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, वह उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, मूल निवासी उत्तर प्रदेश के होने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योजना है। उत्तर प्रदेश का उनके पास क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। समझ में आ रहा ना आप लोगों को, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो लोग इसके लिए पात्र होंगे,
अगर जो पात्र होगा, अच्छा इसको कौन, मतलब मान लीजिए समाज कल्याण विभाग चलाता है इस योजना को, लेकिन इस योजना में विवाह के कार्यक्रम कहाँ संचालन किया जाएगा? तो विवाह के संचालन हर जगह किए जा सकते हैं। संचालन का मतलब जैसे ग्राम स्तर पे भी किया जा सकता है, गांव स्तर पे भी, ठीक। इसका सामूहिक विवाह कराया जा सकता है, जिला या नगरीय जो स्थानीय निकाय है, जैसे नगर पंचायत है, नगर पालिका है, इन सब में भी कराए जा सकते हैं, ये सब भी करा सकती हैं सामूहिक विवाह। इसके अलावा जिला पंचायत है, ये सब लोग क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग जो एनजीओ हैं, एनजीओ भी करा सकते हैं, लेकिन सबको परमिशन अगर डीएम से मिला है तो वही करा पाएंगे। परमिशन किससे मिलना चाहिए? डीएम से। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, अगर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना करना है, आप इसमें ये बाध्यता नहीं है, जैसे आपसे क्वेश्चन बना देगा कि क्या ये विशेष किसी एक धर्म के लोग को ही प्रॉफिट देगा, ये योजना जो है किसी एक ही प्रकार के लोगों को प्रॉफिट देगा, किसी एक धर्म से संबंधित नहीं। इसमें कोई भी धर्म से मतलब नहीं है। आप हिंदू हों, ठीक, हिंदू हों, मुस्लिम हों, ईसाई हो, क्रिश्चियन, अगर आप चाह रहे हैं सामूहिक विवाह में, इसमें आपकी विवाह हो सकती है। समझ में आ रहा? हो जाएगा विवाह आप लोगों का। इसमें क्या करती है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इसमें आप लोगों को, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें आपको 51,000 रुपये की मदद करती है। 51,000 रुपये की मदद करती है। एक जोड़े के ऊपर कितना? 51,000 रुपये। कैसे? उसमें क्या होता है कि एक जोड़े को 51,000 रुपये कैसे दिया जाएगा? एक जैसे उसको 35,000 रुपये जो लड़की होती है, लड़की के खाते में डाला जाएगा। जो लड़की, जिस लड़की की शादी है उसके क्या पड़ेगा? खाते में, उसके खाते में डाल दिया जाएगा। जिसका विवाह होगा उस लड़की के विवाह, जिस लड़की का विवाह होगा उसके 35,000 रुपये खाते में दे दिया जाएगा। 10,000 रुपये का क्या दिया जाएगा? सामान। वेरी गुड, सामान, बहुत पता है। सामान दिया जाएगा। सामान में जैसे आपका कुर्सी, मेज, टेबल, जो भी उनको, बेड, बिस्तर तो ज़रूरत चाहिए, ठीक, जरूरी है, ठीक। सामान हो गया। इसके बाद जो होता है 6,000 रुपये खर्च किए जाते हैं जो शादी कंडक्ट कराएगा। जैसे कोई एनजीओ है, कोई खाने पीने में, खाना पीना जो जहाँ स्थान पर कराया जा रहा है उसका कुछ रेंट होगा, साफ़ सफाई, टाट पिछी या डेकोरेशन, इन सब में खर्च होगा। तो पर शादी पे 6,000 रुपये उसमें खर्च। अब टोटल जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 51,000 हो जा रहा होगा। 51,000 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? ठीक। तो इस योजना में किसी आप धर्म के हों, आप इसमें आपकी शादी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि कोई बहुत कम उम्र का है, जैसे बाल विवाह इसमें नहीं होगा। मिनिमम जो है लड़की की एज 18 साल होनी चाहिए, लड़के का 21 साल। समझ में आ रहा है? तभी होगा। और दूसरी चीज़ें, अगर इसमें फ़ायदा और फ़ायदा है कि जैसे जो लोग, ऐसा नहीं कि जो नए लोग हैं जो शादीशुदा, जिसको अभी तक कभी शादी नहीं हुआ है, उन्हीं लोगों की शादी के लिए स्कीम है। नहीं, ये अगर कोई तलाकशुदा है, कोई विधवा है, वो भी इसके पात्र हो सकते हैं, इसका प्रॉफिट उठा सकते हैं इस स्कीम का। समझ में आ रहा है? अच्छी स्कीम है, नहीं है? ठीक। इस चलिए लिख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। यह योजना प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे, यह योजना प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, इस योजना की पात्रता के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवास स्थान होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में मूल निवास स्थान होना चाहिए, या उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक, और वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए, और वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें प्रत्येक जोड़े के ऊपर, जोड़ा मतलब पति पत्नी, एक जोड़ा हो गया, प्रत्येक जोड़े के ऊपर 51,000 रुपये की धनराशि, 51,000 रुपये की धनराशि व्यय की जाती है। ठीक है, और यह 51,000 की राशि 3 श्रेणियों में विभाजित होती है, और यह 51,000 की धनराशि 3 श्रेणियों में विभाजित होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, अब देखिए, लिख दीजिए, प्रथम श्रेणी में 35,000 रुपये लड़की के खाते में डाले जाते हैं, ताकि वो अपना जो है भविष्य के लिए उसका यूज करे कुछ। 35,000 रुपये लड़की के खाते में डाले जाते हैं। इसके अलावा 10,000 रुपये के लड़की के लिए या विवाह से संबंधित सामान खरीदे जाते हैं, जैसे बेड, बिस्तरा मिलता है, बेड, बिस्तरा, कुर्सी इत्यादि। इसके बाद तथा 6,000 रुपये 6,000 रुपये शादी के समय खाने पीने, जैसी मदों में खर्च किए जाते हैं। मदों में खर्च किए, मद मतलब, ठीक है। अच्छा, इसमें जानते हैं, ये जो सामूहिक विवाह तभी संपन्न हो सकता है, मिनिमम 10 जोड़ा होना चाहिए। कोई भी संस्था, कोई एनजीओ, कोई संस्था है, अगर कह रही कि हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना करा रहे हैं, तो उसमें कितने पेयर होने चाहिए? कम से कम 10, मिनिमम 10 पेयर होने चाहिए। ठीक, नहीं, वेरी गुड, ठीक है, सबको समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया ये स्कीम? ये स्कीम लिखिए, यह योजना सभी धर्मों के लिए, यह योजना सभी धर्मों के लिए व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है, सभी धर्मों के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती हैं, सभी धर्म, कोई सी भी धर्म का हो। इसके अंतर्गत विधवा और तलाकशुदा
विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल होती हैं, कि मतलब उनकी भी शादी कराई जा सकती है। ठीक है। इसका इसलिए आपको बजट बात किया जा रहा है क्योंकि पहले वही योजना पढ़ा रहे हैं जो बजट में बार बार पूछी जा रही है। क्या किया जा रहा है? बजट में पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे अभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है कौन सा है? 2023-24। इसमें इस योजना क्यों पढ़ा रहे हैं? हमें योजना पढ़ते समय उन योजनाओं पर विशेष रूप से आप लोग पढ़ के जाइएगा जो बजट में जिसकी बात हो। इसमें 600 करोड़ रुपए पास किए गए इस योजना के लिए। लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में इसमें 600 करोड़ रुपए पास किए गए हैं। ठीक, हाँ क्या? हाँ, नोट करके लिख लीजिए। सामूहिक विवाह कराने के लिए ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए 600 करोड़ रुपए किए गए हैं पास। अब अगला स्कीम डालिए, कन्या सुमंगलम योजना। कन्या सुमंगलम योजना, ठीक है। कन्या सुमंगलम योजना आप लोग जानिए, यह भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चलाता है। कौन चलाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। विकास विभाग है, विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित होती है। इस योजना का महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना की अगर घोषणा जो की गई थी, इस योजना की घोषणा 25 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ये योजना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये योजना 25 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इसमें अब इसमें देखिए क्या होता है, कन्या सुमंगलम योजना का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य होता है कि समाज में जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसमें क्या किया जाता है? कन्या सुमंगलम योजना में लड़कियों की शिक्षा को क्या किया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। बढ़ावा देने के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है शिक्षा के लिए, और उनके जन्म से लेके स्नातक जब तक करती हैं तब तक उत्तर प्रदेश सरकार 15,000 रुपये, कितने का? 15,000 रुपये का मदद करती है। ठीक है, इसमें कितने का? 15,000 का। ये 15,000 जो रुपये दिए जाते हैं, अच्छा ये 15,000 रुपये उन्हीं को मिलेंगे जो, इसके लिए भी कंडीशन है, वो है कंडीशन है इस योजना के लिए, उत्तर प्रदेश का क्या होना चाहिए? निवासी होना चाहिए व्यक्ति। ठीक, जो लड़की हो उत्तर प्रदेश की क्या हो? निवासी हो, उसके माता पिता हों। इसके साथ साथ और कंडीशन होती है कि इसमें वार्षिक आय जो उसके माता पिता की हो 3 लाख से क्या हो? कम हो। पहले 2 लाख थी, अब 3 लाख हो गई। वार्षिक आय कितना हो? 3 लाख से कम हो। समझ में आ रहा? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और भी कंडीशन इसमें है। कंडीशन ये है कि इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ ये योजना कोई भी व्यक्ति अपने 2 लड़कियों के लिए उठा सकता है। समझ में आ रहा? और 2 पुत्र और 2 ही लड़कियों या लड़कों पे लागू भी होगा, कि मतलब ऐसा नहीं लड़कों के लिए तो है ही नहीं, लड़कियों के लिए है। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें वही व्यक्ति फ़ायदा उठाएगा जिसके पास सिर्फ क्या हो? 2 बच्चे हों। 2 बच्चे हों। ठीक, 2 बच्चे मतलब अब समझिए कैसे, अगर एक लड़का है तो एक लड़की, तो अब कितने हुए टोटल? 2। तो अब लड़की को मिलेगा, इस योजना का फ़ायदा लड़की उठा सकती है, वो अपनी लड़की को दे सकता है। दूसरा, दोनों लड़की हो गई, पहली भी लड़की दूसरी भी लड़की, ऐसा भी होता है तो तब भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 लड़कियां हो गई, सभी जितनी लड़कियां सबको मिलेगा, नहीं, सिर्फ पहले 2 लड़कियों को मिलेगा और 2 ही बच्चों के लिए भी लागू है।
अगर पहला लड़का हो गया दूसरी लड़की होगी तब क्या मिलेगा, सिर्फ एक लड़की को मिलेगी। समझ में आ रहा, मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर 2 लड़के हैं 1 लड़के तो 2 लड़के स्टार्टिंग में हम जैसे 2 ही बच्चे होंगे जिसको उसी को फायदा मिले, उसी को इसी से मतलब जिसके पास 2 बच्चे रहे केवल उसी को मिलेगा। हाँ, और उसमें भी लड़की को मिलेगा। दोनों लड़की दोनों को मिल जाएगा, एक लड़की तो एक ही को मिलेगा। हाँ, 3 लड़कियों को उसे मिल सकता है कि अगर मान लीजिए किसी के पास एक लड़की पहले से थी, उसे मिल जाएगा, पहली लड़की मिल ही जाएगा। अभी कोई लड़का नहीं है, पहला लड़का या लड़की के रूप में लड़की हुई तो उसको मिलेगा ही। इस योजना का पात्र वो है ही। साथ ही साथ जब दूसरी बार जो है डिलीवरी हुआ उसकी पत्नी का, तो जुड़वा बच्ची पाए, तो जुड़वा लड़की हो गई, जुड़वा लड़की हो गई। ऐसी कंडीशन में तीनों लड़कियों को मिल जाएगा, मतलब क्योंकि जुड़वा लड़की जो हुई नेचर ने उसको दिया ना। अब इसमें क्या हो जाए, तीनों को मिल जाएगा। तीनों को क्या फ़ायदा मिलेगा, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा। अगर कोई व्यक्ति गोद ले रहा है, किसी लड़की को गोद ले रहा है, तो उसको भी फायदा मिलेगा तभी जब वो दूसरी लड़की हो या पहली लड़की हो। ठीक, जैविक संतान अगर उसके पास है तो उसके बाद कोई दूसरी लड़की हो, जैविक संतान है तो पहली हो। और गोद प्रॉपर कहा जाए औपचारिक रूप से लिया गया हो, कागजी रूप से लिया गया हो लड़की को, ठीक, तो उसको भी मिलेगा इस योजना का फायदा। समझ में आ रहा ना आप लोगों को। तो ये 2 बच्चों के लिए काम करता है, वो कौन, 2 लड़कियों के लिए। किसके लिए, लड़कियों। समझ में आ गया, सबको क्लियर है। इसमें क्योंकि अब सबको लिए कर दिया जाता तो कुछ लोग क्या करते हैं, जनसंख्या वृद्धि करने लगते हैं। वो अभी स्टार्टिंग में 15,000 देखते हैं, बाद में देखते हैं क्या आफत आ रही है। ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, इसीलिए हम 2 को ही सरकार ने कहा है कि 2 लड़कियों के लिए मदद करेगी सरकार, ठीक, उनके पढ़ाने के लिए। अब उसमें क्या होता है, इसमें जो 15,000 रुपये सरकार एक ही बार में नहीं देती है, इसे 6 श्रेणियों में देती है। 6 श्रेणियों में इस 15,000 को देती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, 6 श्रेणी कौन कौन सी हैं। जब लड़की पैदा होगी, कोई लड़की पैदा होगी, पैदा होने के समय उसके अकाउंट में प्रथम श्रेणी इसे बोलते हैं, प्रथम श्रेणी इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, उसको 2,000 रुपये दे दिया जाएगा। जब बच्ची पैदा हो जाएगी उस समय क्या आपको मिलेगा, 2,000 रुपये मिलेगा। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड श्रेणी है, इसमें क्या किया जाता है, जब लड़की क्या कर ले, को टीका लगता है ना, टीका लगता है 1 साल में सभी टीके लग जाते हैं। 1 साल के भीतर जब सभी टीके लग जाएंगे, जितने बच्चों को वैक्सीन लगती है सब लग जाएगी, तो उसको कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। इसके बाद जब बच्ची थोड़ा बड़ी होगी, पहली क्लास में, तीसरी श्रेणी जो होगा, जब वो पहली क्लास में एडमिशन कराने जाएगी, फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराने जाएगी, तो कितना मिलेगा, 2,000 रुपये हो गया। इसके बाद चौथी श्रेणी है, जब वो छठी क्लास में एडमिशन कराने जाएगी, फिर 2,000 में मिलेगा। किस क्लास में, 6th क्लास में। कितना मिलेगा। इसके बाद जब वो 9वीं क्लास में जाएगी, 9वीं क्लास में 5th श्रेणी है, जब 9वीं क्लास में जाएगी तो कितना मिलेगा, 9th क्लास में एडमिशन कराएगी, तो 9th क्लास में कराएगी तो फिर मिलेगा 3,000 रुपये। देखिए कितना, 10,000 हो गया क्या, हो गया ना 10,000। अब बचा 5,000 रुपये। तो सरकार कहती है 5,000 रुपये जब आफ्टर 12th या 10th लड़की जब स्नातक में नाम लिखवाएगी, ग्रेजुएशन में, अगर ग्रेजुएशन करने जाएगी, ये 6th श्रेणी है, षष्ठम श्रेणी जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होगा, उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे जब वो स्नातक करने जाएगी। या कोई डिप्लोमा कर रही हैं, कोई क्या करेगी, डिप्लोमा करेगी, तो उस समय 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम। ठीक, तो 2 वर्षीय डिप्लोमा अगर होगा तो उसे क्या मिलेगी, 5,000 रुपये उसे दिए जाएंगे। ऐसे 15,000 रुपये उस बच्ची को शिक्षा के लिए दिया जाएगा, ताकि उसका शिक्षा क्या हो, बेहतर हो। शिक्षा क्या हो, बेहतर हो। समझ में आया आप लोगों को। लिखिए तुम। लिखिए क्या हुआ, अभी कितना टाइम है।
ठीक है, लिखिए लिखिए आप लोग। अच्छा, ये जो योजना है आप जानिए, ये योजना 25 अक्टूबर 2019 को इसकी घोषणा हुई थी। ये प्रभावी हो गई है पीछे से ही। प्रभावी मतलब समझ रहे हैं? इस योजना का लाभ वो लोग उठा सकते हैं जिस बच्ची का जन्म 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद हुआ है। समझ में आ रहा है? ये तो अब देखिए 25 अक्टूबर 2019 को घोषणा हो रही है। अक्टूबर तो मान लीजिए बाद में आएगा ना, ये अब पीछे से लागू हो रही है। अप्रैल तो पहले पड़ा होगा ना, तो इसका मतलब पहले से लागू। जैसे आज योजना आई, हमने कहा कोई स्कीम लाए, हमने कहा जो बच्चा पीसीएस की क्लास में पढ़ेगा, ठीक, उसका पिछले 5 महीने से फीस माफ़ होगी। हमने पिछले 5 महीने से लगा दिया, आज घोषणा कर रहे हैं, लेकिन पीसीएस माफ़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ऐसे समझ में आ रहा है? लिखिए आप लोग। 25 अक्टूबर 2019, 25 अक्टूबर 2019 उत्तर प्रदेश, 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। ठीक, उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य लिखिए। उत्तर प्रदेश की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान कराना तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाना। ठीक, उनके भविष्य को क्या बनाना? उज्जवल बनाना। ठीक है, समझ में आ रहा? लिखिए, यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू है। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू है। लिखिए, योजना के लाभार्थी के लिए पात्रता, ठीक, या अहर्ता लिखिए। योजना के लाभार्थी के लिए अहर्ता, क्या अहर्ताएं होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? पहला, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आय कितनी होनी चाहिए? वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है। इस योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? ये भी क्वेश्चन बना देगा। 15,000 लिखिए। योजना की धनराशि कितनी लिखिए? नीचे अब डालिए, फिर से डालिए, अब हेडिंग डाल दीजिए योजना की धनराशि। योजना में कितनी धनराशि मिलती है? हेडिंग डालिए योजना में धनराशि। योजना में धनराशि डालिए, कितनी धनराशि मिलती है? 15,000 रुपये। कितनी? 15,000 रुपये। यह लिखिए, यह धनराशि 6 चरणों में दी जाती है। यह धनराशि 6 चरणों में दी जाती है।
चरणों या 6 श्रेणियों में दी जाती है। ठीक, श्रेणी, प्रथम श्रेणी लिखिए। प्रथम श्रेणी लिखिए, जन्म के समय, बालिका के जन्म के समय, बालिका के जन्म के समय कितना रुपये दिया जाता है बताइए? 2000 रुपये। ठीक, उसके बाद द्वितीय श्रेणी में लिखिए, 1 वर्ष के भीतर सभी टीकों के बाद कितना दिया जाता है? 1000 रुपये। द्वितीय श्रेणी में 1000 दिया जाता है जब सभी टीके 1 वर्ष के बाद लग जाते हैं तो बच्चे के जन्म के बाद। ठीक, तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी बताइए आप लोग। प्रथम क्लास में, हाँ फर्स्ट क्लास में या प्रथम कक्षा में प्रवेश लेते समय कितना दिया जाता है? 2000 रुपये। अब कौन सी श्रेणी आएगी? चतुर्थ श्रेणी। चतुर्थ श्रेणी कब मिलती है? जब 6वीं क्लास में बच्ची क्या करती है? प्रवेश लेती है। और कितना मिलता है उसे? 2000 रुपये। लिखिए 2000 रुपये। 6ठी क्लास में प्रवेश लेते समय 2000 रुपये। इसके बाद 9वीं क्लास में प्रवेश लेते, हाँ 9वीं क्लास में एक कौन सी श्रेणी होगी? 5वीं। 5वीं श्रेणी। 9वीं क्लास में प्रवेश लेते समय या एडमिशन लेते समय कितना मिलता है उसको? 3000 रुपये। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। खुशबू, अनिल। ठीक, इसके बाद देखिए 6वीं श्रेणी में स्नातक में एडमिशन लेते समय या 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश के समय कितना? 5000 रुपये दी जाती है। थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लीजिए, आप लोगों को भूल जाएंगे। क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से। क्वेश्चन ये बन सकता कि क्या इस योजना में कितनी संतानों को मिलेगा? 2 बच्चियों को। कितना? 2 बच्चियों। लेकिन इसमें 2 बच्चियों को ही, किसी व्यक्ति के 2 बच्चियों को ही इस योजना का फायदा मिलेगा। परंतु अगर पहली बच्ची के बाद दो जुड़वा बच्चियां पैदा होती हैं तो इन तीनों बच्चियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा आप लोग बताइए, इसके अलावा एक और कंडीशन है कि अगर कोई अपनी जैविक संतान के बाद, पहला कोई जैविक संतान लड़का या लड़की है, उसके बाद कोई लड़की गोद ले लिया, कोई लड़की गोद ले लेंगे तो उसको भी, ऐसा नहीं कि गोद ले लेंगे तो उसको आप कन्या सुमंगलम योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकती है। ठीक, समझ में आया? चलिए आज क्लास में बस इतना ही। ठीक, इसके बाद अगले क्लास में और सारी योजनाएं पढ़ाई जाएंगी जो आता है। ठीक।